चलो बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारी एफ ए टू की लास्ट क्लास के अंदर हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, और कौन से चैप्टर मैंने पढ़ाने, कौन से चैप्टर सर अबील ने पढ़ाने, इस बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन कर लिया था। फिर हमने डिसाइड करा था कि इंशाल्लाह हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे, और उसका नाम है IFRS 16 लीजेस। लेकिन जब मैं लास्ट क्लास ख़त्म कर रहा था, तो एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था। तो मैंने कहा था कि यार इसका जवाब फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज ज़रा पहले उस क्वेश्चन का जवाब देख लें जो अपने सिलेबस के अंदर ही है। सवाल स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर, जो सिलेबस की कॉपी आपने हमें दी है, इसमें कुछ टॉपिक के आगे लिखा हुआ है IFRS, कुछ टॉपिक के आगे लिखा हुआ है IAS, कुछ के आगे लिखा हुआ है IFRIC 1, और कुछ के आगे लिखा हुआ है SIC। इन सब में फर्क आखिर है क्या? ठीक है सर। अब इन सब में बेटा क्या फर्क है, थोड़ी थोड़ी बातें जरा इसकी समझो जरा। आज का दौर IFRS का दौर है। हम लोग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो IFRS के तहत बनाते हैं। लेकिन ये जो IFRS है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल हैं जिन्हें हम कंबाइंड बेस पे IFRS कहते हैं। जैसे अकाउंटिंग का जितना लॉ आजकल IFRS के नाम से बन रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो सब तो IFRS है ही हैं। अकाउंटिंग का जितना लॉ पहले IAS के नाम से बन चुका है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनका ओरिजिनल नाम IAS है। लेकिन अब उनकी भी जो लीगल हैसियत है, वो है IFRS। वो भी अब IFRS माने जाएंगे। फिर दो नाम और हैं। एक नाम जिसको आजकल हम कह रहे हैं IFRIC 1, IFRIC, और इनका पुराना नाम हुआ करता था SIC। SIC स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, और IFRIC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। अब ये क्या होते हैं सर? चलो बेटा, अब ये क्या होते हैं, जरा सा इसको समझना। जिस वक्त कोई अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बनाया जाता है, तो ये भी आपको पता ही है ना, अकाउंटिंग के जितने भी स्टैंडर्ड है वो एक बोर्ड बना रहा है, और उस बोर्ड का मौजूदा नाम है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब बेटा, जब कोई अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बनाया जाता है, बोर्ड के मेंबर मिल मिला के बना देते हैं। लेकिन क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए जाते हैं, क्या ये परफेक्ट होते हैं? तो आंसर इज ऑब्वियसली नो। सर, इंसान के हाथ का बना हुआ कानून है, ये कानून परफेक्ट कैसे हो सकता है? ठीक है। होता क्या है, जब कोई स्टैंडर्ड बनता है, कमेटी में या बोर्ड में जो भी लोग शामिल होते हैं, वो अपनी अक्ल के लिहाज से अच्छा स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई स्टैंडर्ड बनकर इम्प्लीमेंट हो जाता है और लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि यार इस स्टैंडर्ड में कोई चीज़ डिस्कस होने से रह गई है, या इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जिनके बारे में इस स्टैंडर्ड में कोई डिस्कशन मौजूद ही नहीं है। क्या करें फिर? ऑप्शन 1, पूरे स्टैंडर्ड को रिवाइज कर दो। तो ये बहुत अजीब सा लग रहा है, क्यों? स्टैंडर्ड को बनाना कोई मजाक बात थोड़ी है।
10 जगह से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। और अप्रूवल लेना इतना आसान काम थोड़ी है। बजाय इसके कि हम पूरे स्टैंडर्ड को रिवाइज कर दें, हम क्या कहते हैं, चलो यार इस स्टैंडर्ड में जो कमी बेशी रह गई है उसका अलग से कोई इंटरप्रिटेशन इशू कर देते हैं, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, वो जो भी इंटरप्रिटेशन इशू किया जाता है, पहले वो कहलाता था SIC, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, और वो इंटरप्रिटेशन लॉ का पार्ट बन जाता है। लेकिन अब क्योंकि आजकल IFRS बन रहे हैं, तो इसी मुनासबत से इनका नाम भी चेंज करके इफ्रिक कर दिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। आपके सिलेबस में कुछ IFRS भी हैं, आपके सिलेबस में कुछ IAS भी हैं, आपके सिलेबस में एक इफ्रिक भी है, इफ्रिक 1। आपके सिलेबस में एक SIC भी है, SIC 32। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा इस बात को थोड़ा मेरी तरफ गौर से देख के समझना। मेरे हाथ में इस वक्त IFRS की बुक है। ठीक है सर, इस बुक पे हेडिंग लिखी हुई है IFRS। मैंने इस बुक का इंडेक्स निकाला। जब मैं इसके इंडेक्स में गया तो इंडेक्स के अंदर पहले कुछ नंबर लिखे हुए, वो नंबर लिखे हुए IFRS के। जहां वो खत्म हो गए वो है IAS। जहां ये अकाउंटिंग नंबर खत्म हुए वहीं से शुरू हो गए इफ्रिक के नंबर। और जहां इफ्रिक के नंबर खत्म हुए वहीं से शुरू हो गए SIC के नंबर। और जब इन चारों चीजों को मिलाया जा रहा है तो ये चारों चीजें मिलकर क्या बन रही हैं, IFRS। तो जब आप कहते हो ना हम लोग IFRS के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो बेटा IFRS के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मतलब है आप इन तमाम चीजों को फॉलो करते हो। जब आप इन तमाम चीजों को फॉलो करोगे फिर कहीं जाकर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेहतर तौर पे बन पाएंगी। चलो दोस्त, अब बेटा बात आगे बढ़ाते हैं। हमें चैप्टर शुरू करना है, और चैप्टर शुरू करना है IFRS 16। नाम है जिसका लीजिस। IFRS 16 एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। जहन में रखना, अब तक टोटल 18 IFRS मार्केट में आए हैं। उनमें से कुछ आपके सिलेबस में भी है। IFRS 16 लेटेस्ट है आपके सिलेबस में। IFRS 15 भी है लेटेस्ट, रेवेन्यू, वो भी आपके सिलेबस में। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो भी आपके सिलेबस में। और इत्तेफाक से ये तीनों जो भी नए IFRS हैं ये मैंने ही आपको पढ़ाने हैं। ठीक है दोस्त। अब क्योंकि लीजेस एक नया चैप्टर है, अब पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो बेहतर होगा मैं पहले आपको इस लीजेस का पूरा एक ओवरव्यू दे दूं। ओवरव्यू। ठीक है बेटा। अब ये क्या ओवरव्यू है, जरा इस हवाले से ध्यान से बात समझना। ठीक है सर। बेटा जरा 1 मिनट देना, जरा एक वॉइस मैसेज आया, जरा इंपॉर्टेंट है, जरा सुन लूँ जरा मैं, हाँ? चलिए सर, पहली बात, सर ये लीजेस है क्या चीज। लीजेस एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। इसी अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। अच्छा सर, कैसा कॉन्ट्रैक्ट। लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई एसेट यूज करने का राइट दे देती है।
एसेट मेरा, इस्तेमाल आप करें। जो पार्टी ये राइट देती है उसे हम कहते हैं लेसर, और जो ये राइट लेता है, राइट टू यूज, उसे हम कहते हैं लेसी। तो हमारे पास इस स्टैंडर्ड में दो लोगों की अकाउंटिंग है, एक लेसर और एक लेसी। अब ये कहानी है क्या बेटा, इसको आराम से समझो। लीज बेसिकली इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस की एक सोर्स है। मान लो हमारी कंपनी को कुछ मशीनों की जरूरत है, थोड़ी महंगी मशीनें हैं, 50 करोड़ रुपए की। इतना कैश इस वक्त कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है भी तो कंपनी अपना कैश मशीनों में फंसाना नहीं चाह रही। ठीक है, क्या करें, मशीनें भी चाहिए, कैश भी नहीं है। ऑप्शन वन, सर किसी बैंक से लोन ले लो। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है कि लोन लेकर भी आप अपनी मशीनों को परचेज कर सकते हो। एक ऑप्शन और अवेलेबल है, सर वो क्या, मार्केट में कुछ कंपनीज अवेलेबल हैं, उन्हें हम कहते हैं लीजिंग कंपनीज। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। इनके पास पैसे होते हैं, या ये मार्केट से पैसा अरेंज करना जानते हैं। लोग इनके पास जाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं। कोई जाकर कहता है जब मुझे मशीन लीज पे चाहिए, कोई कहता है मुझे कोई गाड़ी लीज पे चाहिए, कोई कहता है मुझे कोई इक्विपमेंट लीज पे चाहिए। ठीक है, फिर ये अपने पैसों से उस एसेट को परचेज करके आपको इस्तेमाल करने के लिए दे देंगे। यानी पैसे उनके होंगे, अपने पैसों से वो मशीन खरीदेंगे और मुझे इस्तेमाल करने के लिए दे देंगे। अब इसमें उनका क्या फायदा है, फायदा है ना सर। जितने पैसे वो लगाते हैं, जितने पैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, मुझसे उससे ज्यादा ही मांग लेते हैं। मान लो अगर वो मुझे कह दें 50 करोड़ की मशीनें हैं, हम आपसे 50 करोड़ से ज्यादा पैसे लेंगे, 52 करोड़ लेंगे, 55 करोड़ रुपए लेंगे, तो जितना पैसा वो ऊपर ले रहे हैं वो उनकी इनकम है। और ये पैसे मुझे एक साथ नहीं देने, थोड़े थोड़े करके इंस्टॉलमेंट की शक्ल में पे करने हैं। चलो, इसके लिए वो अपनी ऑफर हमें बताते हैं कि वो किन टर्म्स एंड कंडीशन पर ये एसेट हमें इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन हमारी समझ में आ जाती हैं, तो फिर उन टर्म्स एंड कंडीशन को एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में लिख लिया जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी साइन कर देती हैं। तो फिर दो पार्टी इन्वॉल्व हो गई। एक वो जो अपना एसेट इस्तेमाल करने के लिए आपको दे रहा है, वो कहलाता है लेसर, और एक वो जो इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है, वो है लेसी। ये जो IFRS 16 आप पढ़ रहे हो, ये एक नया स्टैंडर्ड है, नया। ठीक है, पहले ये जो पुराना स्टैंडर्ड था इसका नंबर था IAS 17, नाम इसका भी यही था, लीजिस। ठीक है, लेकिन बाद में अब उसको खत्म करके इसकी जगह पे IFRS 16 लेकर आ गए 2019 के अंदर। और अब यही पेपर में टेस्ट हो रहा है, यही प्रैक्टिकल लाइफ में चल भी रहा है। नाम वही है, लीजिस के नाम से। अच्छा सर, नए स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस की गई हैं। जैसे अगर आप लेसी हो, लेसी कोई एसेट लीज पे इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हो, नए स्टैंडर्ड में लेसी की अकाउंटिंग बदल गई है। ठीक है सर। फिर बेटा ये स्टैंडर्ड और आगे बढ़ता है, हमें समझाता है कि लीज की दो क्लासिफिकेशंस होती हैं। यानी जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई एसिड यूज करने का राइट देते हो, तो इसकी दो क्लासिफिकेशन होती है। एक कहलाता है फाइनेंस लीज, और एक कहलाता है ऑपरेटिंग लीज। अभी इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज होती है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हम इस्तेमाल करने वाले पर ट्रांसफर कर देते हैं। यानी जो एसेट को यूज करेगा वही इस एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड भी बर्दाश्त करे। एक लीज और होती है, वो होती है ऑपरेटिंग लीज। सर ये क्या होती है, डेफिनेशन कहती है ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज होती है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप
हम लेसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं करते, इस्तेमाल करने वाले पे ट्रांसफर नहीं करते, वो कहलाती है ऑपरेटिंग लीज। अब यहीं से अकाउंटिंग और बढ़ गई। अगर आप एसेट ऑपरेटिंग लीज पर देने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो अकाउंटिंग कुछ और है। अगर आप एसेट फाइनेंस लीज पे देने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो अकाउंटिंग कुछ और है। फिर ये स्टैंडर्ड और आगे बढ़ता है तो हमें समझाता है कि सर लेसर भी दो किस्म के होते हैं। ये हमें कुछ इस किस्म की बातें समझाएगा। एक होता है लेसर वो जिसको हम नाम देंगे नॉर्मल लेसर, और एक लेसर और होता है, इसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर। प्रोजेक्टर ऑन नहीं है? अच्छा भैया, ऑन कीजिएगा द स्विच। दोनों 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 on कर भैया, जल्दी बेटा बेटा, आ जाएगा आ जाएगा। सही है। ठीक है सर, ये हमें समझाएगा लेसर भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है नॉर्मल लेसर और एक कहलाता है मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर। ये क्या फर्क है दोनों में? नॉर्मल लेसर एक वो लेसर होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। लोग आते हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, और वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक एसिड खरीद खरीद के देता रहता है। जैसे किसी ने कहा मुझे मशीन लीज पे चाहिए, चल भाई मशीन खरीद के दे दो मार्केट से। किसी ने कहा गाड़ी लीज पे चाहिए, गाड़ी खरीद के लीज पे दे दो। यह है नॉर्मल लेसर। लेकिन एक लेसर वो भी होता है लीज पर एसिड देना, जिसका मेन बिजनेस नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो एसिड को लीज पर देने के कारोबार में एंटर हो जाता है। अच्छा सर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आजकल गाड़ियों की प्राइसेस खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, सबको पता है। अगर गाड़ियों की प्राइसेस खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं, ठीक है सर, तो इसके लिए हम लोग, अगर मान लो एग्जांपल ऐसे बनाए, टोयोटा कंपनी अभी कह दे यार हमारी कम से कम गाड़ी भी 50 लाख रुपए की है। अब आज के दौर में 50 लाख रुपए कैश एकदम से निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसकी वजह से गाड़ियों की सेल गिरती चली जा रही है। ठीक है सर, इन्होंने बोला सर क्यों ना हम कस्टमर को एक चॉइस दे दें, जिसके पास 50 लाख रुपए कैश है लेकर आए, गाड़ी हमसे कैश पे खरीद के जाए। और अगर इसके पास ये पैसा कैश में अवेलेबल नहीं है, जब भी आए हमसे बातचीत करे। अगर हमारी और उसकी बातचीत बन गई तो हम यही गाड़ी उसको लीज पे दे देंगे। लीज पर गाड़ियां देना टोयोटा कंपनी का मेन बिजनेस नहीं है। वो तो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो गाड़ियां बना रहा है उसने खुद लीज पर देना शुरू कर दी। फर्क को समझो। जो नॉर्मल लेसर है वो टोयोटा कंपनी से गाड़ी खरीद कर लीज पे दे रहे, और अब टोयोटा कंपनी ने खुद भी गाड़ियां अगर लीज पे देना शुरू कर दी तो वो कहलाएगा मैन्युफैक्चरर लेसर। दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग है। यहाँ बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है, में रखिएगा। हमारे स्टैंडर्ड हेडिंग ऐसी है जो आईकेएम ने कहा है कि आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। नॉट इन सिलेबस। इसमें एक हेडिंग है लीज मॉडिफिकेशन, और एक हेडिंग और है सेल एंड लीज बैक
ट्रांजेक्शन्स। ठीक है सर। एक तो बेटा लीज मॉडिफिकेशन, दूसरा सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। लीज मॉडिफिकेशन तो कभी भी सिलेबस में नहीं था, कभी भी नहीं था। लेकिन सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन इन्होंने 2022 से सिलेबस में हटाया है। ये पहले सिलेबस का पार्ट था। पास पेपर में इसके सवाल 3 बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैं तो बता देता हूँ, लेकिन फिर बच्चे जब आखिरी वक्तों में अपने तौर पे पास पेपर को सॉल्व करते हैं, फिर वो पिक्चर खींच के भेजते हैं, क्या बोलते हैं समाजिद, ये सवाल तो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा इसमें हो क्या रहा है। फिर मैं उनको याद दिलाता हूँ, बेटा ये सेल एंड लीज बैक का सवाल है, किसी दौर में सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, अब आई कैप ने इसको सिलेबस से हटा दिया है, अब ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है बेटा। बस बेटा, अब इसके पेपर में सवाल आते कैसे। नॉर्मली इसके सवाल आते हैं, मोस्ट कॉमन पैटर्न इस टॉपिक का आता है एंट्रीज। कहते हैं हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेसी की एंट्री बना के दिखाओ, या कभी बोलता है लेसर की एंट्री बना के दिखाओ। बहुत होता है, कहता है डिस्क्लोजर बना के दिखाओ। लेसी के डिस्क्लोजर अलग बनते हैं, लेसर के अलग तरीके से बनते हैं। एक आध बार इसने अभी रिसेंटली पूछा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना के दिखाओ। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, सॉसी का एसेट। अगर मैं एसिड लीज पे दे रहा हूँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करूंगा। और अगर ये एसिड आप मुझसे लीज पे ले रहे हैं, आप इसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। इस स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। क्यों सर माजिद? वजह क्या है बेटा, मैं आपसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट करूंगा उसके अंदर जो पेमेंट इन्वॉल्व है, वो पेमेंट मैं आपसे थोड़ी थोड़ी करके फ्यूचर में लूंगा, इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। जब मैं आपसे पेमेंट थोड़ी थोड़ी करके फ्यूचर में लूंगा, तो हर पेमेंट रिप्रेजेंट करेगी फ्यूचर पेमेंट को। और अकाउंटिंग में अभी कर रहा हूँ, तो उन सारी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ता है। ये काम हमें तकरीबन हर क्वेश्चन में ही करना पड़ता है। अब बेटा, मैं अपने जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर वो आईएफआरएस से कवर करूं। ओरिजिनल आईएफआरएस की रीडिंग करें, इससे ज़रा काफ़ी चीज़ें बच्चों को क्लियर हो जाती हैं। अभी मैंने क्लास में आने से पहले ग्रुप के अंदर IFRS 16 की PDF शेयर कर दी थी, निकाल लीजिएगा। अब हमें कुछ मामला पढ़कर उन्हें समझना है। रीडिंग यहाँ से करेंगे, प्रैक्टिस के लिए हैंड आउट भी दूंगा, प्रैक्टिस के लिए स्टडी टेस्ट को भी रेफर करेंगे। बेटा एक ही ग्रुप बना हुआ है, C1 September 25। कैफ 3, कैफ 5, कैफ 7। जो ऑनलाइन बैठे हैं भाई, आपको मिल गया ना सर ये PDF? ठीक है जी। चलिए बेटा जी, जरा समझे बात को बेटा। आप लोग ओरिजिनल IFRS पहली बार पढ़ने जा रहे हो, ओरिजिनल IFRS, ठीक है? आपने पढ़े बहुत सारे टीचर के लेक्चर से पढ़े, स्टडी टेक्स्ट से पढ़े, FAR 1 के। ये जो IFRS है, इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, इनको पैराग्राफ के नंबर से पढ़ा जाता है, पैराग्राफ।
इसमें सेक्शन नहीं होते। सेक्शन कंपनी लॉ में होते। बेटा कौन से ग्रुप में शेयर करूं? उसी ग्रुप में क्या दोबारा शेयर कर दूं? किसी ने अभी अभी ग्रुप ज्वाइन तो करा है। ये जो आईएफआरएस है, ये किसी पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं है। ये आईएफआरएस किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे नहीं निकले हुए। ये एक बोर्ड के बने हुए। लिहाजा इनको सेक्शन के रेफरेंस से नहीं पढ़ा जाता। वो इनकम टैक्स में होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, या कंपनी लॉ में होता है। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनको पैराग्राफ के नंबर से पढ़ा जाता है। लीज एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। अभी तो आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि लोग इस कारोबार को कर कैसे रहे। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो स्टैंडर्ड बनाने वाले लोग उन टर्मिनोलॉजीज को पहले डिफाइन कर दें। उन्हें हम डेफिनेशन भी कहते हैं और डिफाइंड टर्म्स भी कहते हैं। हमें टाइम टू टाइम थोड़ी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन समझा रहा हूँ। पहला सवाल, समझिए ये लीज है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी है उसके आखिर में आ जाइए, आखिरी पेजेस में आ जाइए, और उसमें एक अपेंडिक्स लिखा हुआ है। अपेंडिक्स पेज नंबर 25 है, या ए 841 है। हेडिंग आ रही है अपेंडिक्स ए, डिफाइंड टर्म्स। मिल गया भाई? अब डिफाइंड टर्म्स में 3 पेजेस की डेफिनेशन आ रही है। अब 3 पेजेस में सबसे पहले हमें ये सीखना है, सर ये लीज क्या चीज है। पहले पेज की लास्ट डेफिनेशन में आ जाओ, सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है लीज, और लिखा हुआ है आ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ आ कॉन्ट्रैक्ट that convey the right to use an asset, the underlying asset, for a period of time in exchange for consideration। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम एसेट को यूज करने का राइट किसी को कन्वे कर देते हैं। राइट टू यूज एन एसेट। लो भाई, इस एसिड को यूज करने का राइट तुम्हें दिया जा रहा है। ये राइट फ्री में नहीं दिया जाता। इस राइट के लिए आपसे कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करेंगे। उन्हें हम कहते हैं कंसिडरेशन। लिखा हुआ डेफिनेशन अलार्ट वर्ड। ये राइट मैं आपको जिंदगी भर के लिए नहीं दूंगा। ये राइट मैं आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए दूंगा। उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ लीज। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? लीज एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम है जिसके अंदर एक पार्टी एसिड यूज करने का राइट दूसरी पार्टी को दे देती है। ये राइट एक खास टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है और कुछ कंसिडरेशन के बदले दिया जाता है। ठीक है सर। अब यहाँ पर एक वर्ड आया कि ये राइट फ्री में नहीं मिलेगा। इस राइट को लेने के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन डिसाइड होगी। लॉ आप सबने पढ़ा हुआ है, कंसिडरेशन क्या होती है आपको पता ही है। हमारे इस आईएएस में कंसिडरेशन को एक खास नाम दिया जाएगा आगे जाकर। इसे हम कहेंगे लीज पेमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो भी पेमेंट आप हमें करोगे उन्हें हम कहते हैं लीज पेमेंट्स। फिर हमारे दरमियान कोई टाइम पीरियड डिसाइड होगा कि भाई ये राइट मैं आपको कितने अरसे के लिए दे रहा हूँ। 2 साल के लिए दे रहा हूँ, 5 साल के लिए दे रहा हूँ। ये जो
ड्यूरेशन ऑफ लीज होती है, ठीक है, इसे हम लोग इस आईएएस में नाम अभी देंगे थोड़ी देर में, लीज टर्म। टर्म कहते हैं ड्यूरेशन को, कितने अरसे का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारे दरमियान जो भी ड्यूरेशन डिसाइड होगा उसे हम नाम देंगे लीज टर्म। अब यहाँ पर दो पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, एक वो पार्टी जो एसिड यूज करने का राइट किसी को दे रही है, उसे हम कहते हैं लेसर, और एक वो जो ये राइट ले रही है, उसे हम कहते हैं लेसी। तो अब जरा ये देखते हैं कि लेसर और लेसी की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के सेकंड पेज पे आ जाए। सेकंड पेज पे एक हेडिंग आ रही है लेसी के नाम से, लिखा हुआ है एन एंटिटी दैट obtain the right to use an underlying asset for a period of time in exchange for consideration। लेसी वो एंटिटी है, वो कंपनी है जो एसिड को यूज करने का राइट ऑब्टेन कर रही है, हासिल कर रही है। तो फिर लेसर कौन है भाई? डेफिनेशन के थर्ड पेज पे आ जाओ, पहली डेफिनेशन ही आ रही है लेसर के नाम से, an entity that provide the right to use an underlying asset for a period of time in exchange for consideration। लेसर वो पार्टी है जो प्रोवाइड कर रही है एसिड यूज करने का राइट। ठीक है सर, तो दो लोग हो गए, एक हो गया लेसर जो कि प्रोवाइड कर रहा है राइट टू यूज एसिड, और एक है लेसी। सर ये कौन है? ये वो है जो ऑब्टेन कर रहा है राइट टू यूज एसिड। यानी कोई है जो ये राइट दे रहा है, वो है लेसर, और कोई है जो ये राइट ले रहा है, वो है लेसी। तो ना, आपने ही पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम दो पार्टी तो चाहिए ना यार। तो एक लेसर हो गया, एक लेसी हो गया, और इनके दरमियान जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होंगी वो हमारे पास लीज कहलाती है। तो समझिए क्या मतलब है। लीज अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है तो हमारे सवाल में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है? जी जी। हमारे बेटा सवाल जो होते हैं उसके अंदर हमें एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि मेरे और आपके दरमियान जो एसिड लेने और देने के हवाले से राइट का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है वो आपको दे दी जाती है। आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ो समझो, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को समझो, और अकॉर्डिंगली उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अकाउंटिंग करके दिखाओ। अभी मैंने जो तीन डेफिनेशन पढ़ी, लीज, लेसर, लेसी, इन सब में एक बात बार बार कॉमन आई, अंडरलाइंग एसिड। अंडरलाइंग एसिड, ये वर्ड बार बार लिखा हुआ था। अंडरलाइन का अगर मैं उर्दू मतलब निकालूं तो इसका उर्दू मतलब होता है मस्कूरा एसिड। मतलब अब और मुश्किल कर दिया अब। ठीक है, चलिए देखें। अंडरलाइन का सिंपल मतलब ये कि आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जिस एसिड के लिए किया गया है वो अंडरलाइंग एसिड कहलाता है। मान लो आपको कोई मशीन मैं लीज पे दे रहा हूँ, बस वो मशीन हमारे लिए अंडरलाइंग एसिड है। मैं आपको कोई गाड़ी लीज पे दे रहा हूँ, बस जो गाड़ी लीज पे दे रहा हूँ वो हमारे लिए अंडरलाइंग एसिड है। अब इस आईएएस में लीज की दो क्लासिफिकेशन बनाई गई हैं, दो कैटेगरी बनाई गई हैं। एक कहलाती है फाइनेंस लीज और एक कहलाती है ऑपरेटिंग लीज। तो पहले ये देखते हैं फाइनेंस लीज क्या चीज़ है। इसके लिए आप आ जाओ डेफिनेशन के पहले पेज पे। डेफिनेशन के पहले पेज पे वर्ड लिखा हुआ आ रहा है फाइनेंस लीज। लिखा हुआ है अ लीज दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड incidental to ownership of an underlying asset। सर फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज को कहा जाता है
जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड उस एसेट के ओनर वाले, वो हम लेसी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप। देखो, एसेट का जो ओनर होता है, ओनर ओनर के कुछ रिस्क होते हैं। अभी समझाता हूँ क्या होते हैं। एक ओनर के कुछ रिवॉर्ड होते हैं। अगर एक ओनर वाले रिस्क एंड रिवॉर्ड वो भी सब्सटेंशियल, बड़े बड़े, वो आपने लेसी के ऊपर ट्रांसफर कर दिए हैं, फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? फाइनेंस लीज कहलाएगा। और अगर ना करूं तो फिर एक और वर्ड आ रहा है, ऑपरेटिंग लीज। डेफिनेशन के अगले पेज पे आ जाए। डेफिनेशन का थर्ड पेज, वर्ड आ रहा है ऑपरेटिंग लीज। लिखा हुआ है, अ लीज that does not transfer substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying asset। भाई, ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज होती है जिसके अंदर उस एसेट के जो ओनर के रिस्क हैं, जो ओनर के रिवॉर्ड हैं, वो भी सब्सटेंशियल, बड़े बड़े, वो आप लेसी को ट्रांसफर ना करो। ठीक। फिर वो किसके ऊपर होंगे? अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको नहीं दे रहा, फिर किस पर होंगे? फिर लेसर पे होंगे। भाई, दो ही दो पार्टी हैं, या तो रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी भाई आप ले लो, या रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसर को दे दो। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने लेसी को ट्रांसफर कर दिए, फिर तो ये फाइनेंस वाली लीज है। और अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने लेसी को ट्रांसफर नहीं करे, फिर ये ऑपरेटिंग वाली लीज है। अब ये कौन से रिस्क है, कौन से रिवॉर्ड है, तफसील से अभी आपको आज ही समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले जरा एक बात और समझ लेना बेटा। हमारी अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो इस आईएएस पे अभी अप्लाई होगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये हमारी अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। देखिए, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत सारे रूल्स पे बनी हुई है, बहुत सारे प्रिंसिपल पे बनी हुई है। जैसे आप कहते हो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, आप कहते हो एक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट बेटा और है, उसका नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हम आज तक जो भी अकाउंटिंग आपको सिखाते हुए ला रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, वो इस कॉन्सेप्ट के तहत कर रहे हैं। इसमें दो वर्ड है। पहला वर्ड है सब्सटेंस, और दूसरा वर्ड है फॉर्म। ये आधा है, आधा फॉर्म। ये पूरा वर्ड है लीगल फॉर्म। लिखा नहीं जाता, ठीक है? ये पूरा वर्ड है लीगल फॉर्म। सब्सटेंस का उर्दू मतलब होता है किसी ट्रांजैक्शन की हकीकत। कहते नहीं यार, चीज का सब्सटेंस देखो, सब्सटेंस देखो, सब्सटेंस। और लीगल फॉर्म क्या है? किसी ट्रांजैक्शन की लीगल एक्सपेक्ट देखो, लीगल। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है सब्सटेंस ओवर, सब्सटेंस पहले, हमारे लिए सब्सटेंस पहले, लीगल फॉर्म बाद में। मतलब क्या है इसका? ठीक है, पहले रफली समझो। टीएसए सरताबानी का है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। टीएसए के लीगल ओनर वो है सरताबानी। वॉइस लो है बेटा, बेटा फिर मैंने माइक की बैटरी भी चेंज करवाई है। अभी कंफर्म करो, अभी वॉइस आ रही? ठीक है जी। टीएसए सरताबानी का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है। लीगली स्पीकिंग टीएसए सरताबानी का। चलो अब ऐसे एग्जांपल बनाता हूँ। मान लो मैनेजमेंट के मामला टीएसए के मैं और सरताबानी मिलकर देखते हैं, एज्यूम कर लो हम दोनों मैनेजमेंट मिलकर चला रहे हैं, लेकिन लीगली टीएसए सरताबानी का है।
मेरी और सर तबानी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे मामलात में हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट आता ही नहीं है। जो मैं बोलता हूँ वो बोलते हैं, और जो वो बोलते हैं तकरीबन वही बात मैं भी करता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं कोई बात कर रहा हूँ, सर तबानी कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, मैं उस बात में कुछ और कह रहा हूँ। आपने मैनेजमेंट से पूछा, अगर सर माजिद और सर तबानी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है किसी पॉलिसी पर, किसी मामले पर, फिर क्या होता है? स्टाफ ने बोला, तो भाई फिर जो होता है ना, एक अजीब सी बात होती है। मैंने कहा वो क्या? आपने कहा वैसे तो टीएसए सर तबानी का है, उन्हीं की चलनी चाहिए। ये हमने ये देखा है, जब भी सर तबानी और सर माजिद का कोई झगड़ा होता है किसी टीएसए के मामले पर, होता वही है जो सर माजिद चाहते हैं। आपने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, माजिद के मालिक थोड़ी है टीएसए के। स्टाफ ने बोला यही तो हम परेशान है। जो लीगल ओनर है उसकी चल नहीं रही, और जिसकी चल रही है वो ओनर है नहीं। यानी लीगल ओनरशिप सर तबानी की, बट इन सब्सटेंस हकीकत में हमें टीएसए का ओनर कौन नजर आ रहा है? वो सर माजिद नजर आ रहा है। बात आ रही है समझ में? स्टाफ कह रहा है समझ नहीं आ रहा, ओनर मानू तो किसको मानू? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है सब्सटेंस पहले, जो हकीकत है उसके मुताबिक अकाउंटिंग करो, लीगल फॉर्म को बाद में देखा करो। तो कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में होती है जिसके अंदर दिख कुछ और रहा होता है, जबकि हकीकत में हो कुछ और रहा होता है। तो हमारी अकाउंटिंग ये कहती है जो दिख रहा है ना लीगल फॉर्म, उसे साइड में करो, हम उसकी नहीं सुनते। जो ट्रांजैक्शन की हकीकत है हम उसकी मुताबिक अकाउंटिंग करके देते हैं। ठीक है? अब इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल वो दे रहा हूँ जो आपके सिलेबस के अंदर है। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। उसके अंदर रहते हुए एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एज्यूम करें हम अपनी इन्वेंट्री जो बेचते हैं, वो इन्वेंट्री कुछ ऐसी नेचर की है जो बिकने के लिए मैच्योर होने में टाइम लेती है। बहुत सारी इन्वेंट्री ऐसी होती हैं जो बिकने के लिए मैच्योर होने में टाइम लेती हैं। ठीक है? मुझे पता है आप सब रोजे की हालत में हो, लेकिन बहरहाल एग्जांपल जो दे रहा हूँ, माजरत था जिस प्रोडक्ट का नाम ले रहा हूँ, लेकिन जरा उसको समझाना आसान है। मान ले हमारी कंपनी है, वाइन बनाकर बेचती है। वाइन इस्लाम में तो हराम है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आर्टिकलशिप के दौरान कुछ ऐसी कंपनीज का ऑडिट करने का इत्तेफाक हुआ जो इस किस्म की प्रोडक्ट बनाकर बेचती है नॉन मुस्लिम्स को। उनके पास लाइसेंस है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या देखा? वाइन, या चलो नाम छुटने दे रहे, ये प्रोडक्ट कुछ केमिकल का खेल है। मेन केमिकल इसमें स्प्रिट इस्तेमाल होता है। बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनको मिलाकर एक खास तरीके से इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। लेकिन इसमें एक अजीब बात क्या देखी कि जब इनकी फैक्ट्रियों में हम गए, हमने वुड के बड़े बड़े बैरल, बड़े बड़े ड्रम देखे लकड़ी के। ये जब ये इस प्रोडक्ट को बना लेते हैं, उस ड्रम के अंदर भर के छोड़ देते हैं। हमने उनसे पूछा भाई प्रोडक्ट तैयार है तो बेचते क्यों नहीं हो? वो कह रहे हैं बज़ाहिर तैयार है, मैच्योर नहीं है। चलो अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रहा, रोजे में हो, लेकिन फिर समझाने के लिए बोला पड़ा हूँ। वो कह रहे हमारी प्रोडक्ट है क्या, पीने वाले को नशा चढ़ता है, मान लेते हैं। कह रहे अभी इस प्रोडक्ट में राइट नाउ ना वो फ्लेवर है, ना वो नशा करवाने की ताकत है। मैंने कहा क्यों? कह रहे देखो हमने बाज़ाहिर केमिकल मिला दिए, अब वो केमिकल अपना कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन। जब वो रिएक्शंस कंप्लीट होंगे, इसमें एक फ्लेवर पैदा होगा, और वही फ्लेवर हम अपने कस्टमर को बेचते हैं। मैंने कहा वो फ्लेवर, वो रिएक्शन कितने अरसे में पूरे हो जाएंगे? मान लो उन्होंने कहा 6 महीने। 6 महीने लगते हैं
केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने में। 6 महीने के बाद इन्वेंट्री बन जाती है, हम इसको फिर बेचना शुरू कर देते हैं। जिसके 6 महीने पूरे होते रहते हैं वो चीज़ बिकती रहती है। अब ऐसी कंपनी में जिनकी प्रोडक्ट मैच्योरिटी मांगती है, एक प्रॉब्लम आती है। पैसा बहुत, कैश बहुत, इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। उस इन्वेंट्री में जो अभी बिकने के लिए मैच्योर है ही नहीं। चलो, क्या करते हैं ये लोग फिर? मान लो ये किसी बैंक के पास गए, बैंक को जाकर बोला, सर हमारे पास कुछ इन्वेंट्री है, परचेज करोगे? बैंक ने कहा, यार इस इन्वेंट्री का हम क्या करेंगे? मैंने कहा, सुन तो लो, मुझे 100 रुपए की ज़रूरत है, आप मुझसे ये इन्वेंट्री 100 रुपए में ले लो, अपने पास रखो, लेकिन मैं 6 महीने बाद आऊंगा, यही चीज आपसे 106 रुपए में दोबारा रीपरचेज कर लूंगा, दोबारा खरीद लूंगा। इसमें मेरा फायदा यह है कि मेरे पास 100 रुपए अभी आ जाएंगे, तो मेरे पास कैश की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और आपका फायदा यह है कि आपके पास 6 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। आप मुझे दोगे 100 रुपए, मुझसे लोगे 106 रुपए। मान लो बात बैंक की समझ में आई, उन्होंने मुझे 100 रुपए दे दिए और मैंने ये इन्वेंट्री उनको बेच दी। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं ये इन्वेंट्री बैंक को बेच रहा हूँ, लेकिन आज से 6 महीने बाद दोबारा रीपरचेज कर लूंगा इन टर्म्स एंड कंडीशन पे। अब मैंने अपनी इन्वेंट्री किसी बैंक को बेची है। IFRS 15 ये कहता है, बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जवाब इसका ये है, इस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। लीगली लग रहा है इन्वेंट्री सेल हुई है, लीगली लग रहा है, इन सब्सटेंस हकीकत में ये इन्वेंट्री बिकी ही नहीं है। तो वो कैसे? ठीक है, मैंने इन्वेंट्री आपको बेची है, बैंक को बेची है, क्या लग रहा है अब ओनर मैं नहीं हूं, ओनर बैंक है? नहीं, ओनर अभी भी मैं ही हूं। मैंने की इन्वेंट्री आपको दी जरूर है, लेकिन मैंने आपको एक ओनर वाला राइट नहीं दिया है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, आपका फोन आया, बैंक का फोन आया आज, सर हमें कोई कस्टमर मिल गया है, ये सारा सामान इसी हालत में खरीदने को तैयार है, 150 रुपए में बेच दें? मैंने कहा, हाथ लगा के दिखाओ बेचने के लिए। कह रहे क्यों, आपने तो हमें बेच दी ना। मैंने कहा, मैंने बेची है, लेकिन पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्या हुआ है, यही चीज मैं तुमसे 6 महीने बाद दोबारा परचेज करूंगा, मिलती जुलती भी नहीं, यही वाली चीज मुझे वापस चाहिए 6 महीने बाद। किसी को कैसे बेच सकते हो? चलो बात बदलते हैं। बैंक का फोन आया, सर आज बैंक में कोई पार्टी है, माजरा था, तो कुछ प्रोडक्ट निकाल के बैंक में इस्तेमाल कर ले। मैंने कहा, हाथ लगाना भी नहीं, कि मैंने तुम्हारे को यूज करने के लिए नहीं दिए। चलो, बैंक का फोन आया, सर बारिश का मौसम हो रहा है, लगता है तूफानी बारिश होगी, ये इन्वेंट्री हमने कहीं पर रखी हुई है संभाल के, कहीं बारिश का पानी उसे खराब ना कर दे, अगर आप इजाजत दें सारी इन्वेंट्री को निकाल के किसी सेफ जगह पे ट्रांसफर कर दें। मैंने कहा, हाँ इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, इतना राइट तो मैंने आपको दिया हुआ है। बैंक, अब बैंक बन के सोचो, बैंक बैंक वाला क्या कह रहा है, यार एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये इन्वेंट्री मैं ABC कंपनी से खरीद चुका हूँ, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहते हैं, ना मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ना मैं किसी को सेल कर सकता हूँ। एक ओनर का जो रिवॉर्ड होता है, एक ओनर का रिस्क होता है, मुझे है ही नहीं। यानी मैं लीगली मालिक हूँ, ये इन्वेंट्री किसके नाम पर है, बैंक के नाम पे, लेकिन बैंक इन सब्सटेंस उसका ओनर नजर नहीं आ रहा। ये इन्वेंट्री पता है किसकी मानी जाएगी? अभी भी मेरी मानी जाएगी। तो सर माजिद, जब इस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग करेंगे, वो कैसे करेंगे? बेटा जब इस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग करोगे ना, तो इसके लिए अगर सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट लगाओ, वो ये कहता है ये इन्वेंट्री अभी भी मेरी है। ये क्यों दी है बैंक को? मैंने बैंक को ये इन्वेंट्री सिक्योरिटी पर्पस के लिए दी है। इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस ट्रांजैक्शन में दिख कुछ और रहा है, हकीकत में हुआ कुछ और है। तो क्या हुआ इसके अंदर? ये बेसिकली एक सिक्योर्ड लोन ट्रांजैक्शन है। क्या है बेटा?
सिक्योर्ड लोन ट्रांजैक्शन है। मतलब मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे किसी से लोन चाहिए था, बगैर सिक्योरिटी के लोन कोई नहीं देता। बैंक वाले ने बोला मैं अगर तुम्हें 100 रुपए का लोन देता हूँ 6 महीने के लिए, तो मेरे पास कोई सिक्योरिटी भी तो रखवाओ। मैंने इन्वेंट्री सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी, कि कल को अगर मैं ये लोन के पैसे वापस नहीं कर पाऊं 6 महीने बाद, तो आप इस इन्वेंट्री को उस वक्त बेचकर अपने पैसे रिकवर कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। अगली बात समझ में बेटा। इसी तरीके से अभी अब देखिएगा, मैं जो एग्जांपल अभी दूंगा थोड़ी देर में, उसमें यही मसला उठेगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म का इस कॉन्ट्रैक्ट में भी। चलो भाई, लीज की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप। कौन कौन सी? फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज कौन सी लीज होती है? फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज होती है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप, एक ओनर के जो बड़े बड़े रिस्क होते हैं, एक ओनर के जो बड़े बड़े रिवॉर्ड होते हैं, वो हम लेसी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। और ऑपरेटिंग लीज कौन सी होती है? तो ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज होती है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो हम लेसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है सर। अब कौन से रिस्क कौन से रिवॉर्ड, अब जरा इसको एग्जांपल बनाते हैं। मान लें मुझे कुछ मशीनों की जरूरत है अपनी फैक्ट्री के लिए। मैं किसी लीजिंग कंपनी के पास गया, जाके मैंने बोला सर मुझे कुछ मशीनें लीज पे चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर करते हैं, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी समझ में आ गई तो हम एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के तहत एसेट आपको खरीद के दे देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने कहा जो मशीनें आप मांग रहे हैं वो 50 लाख रुपए की हैं, हम आपको ये मशीनें 5 साल इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। हम 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इस एसिड के अंदर, इस्तेमाल आप करेंगे, हम इस पे इंटरेस्ट कमाएंगे 10%, और 50 लाख के बदले आपसे 60 लाख रुपए लेंगे, और हर महीने 50,000 रुपए लेंगे, 5 साल तक लेंगे। मैंने ऐसे कोई भी फिगर बोल दी। ठीक है। फिर उसने बोला कुछ और बातें भी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। मैंने कहा बताओ। उसने कहा देखो यार, सिर्फ 50 लाख रुपए के बदले 60 लाख देने से आप फारिग नहीं हो जाओगे, कुछ काम आपको मजीद करने पड़ेंगे इन 5 साल के दौरान। मैंने कहा बताओ। कह रहे 5 साल के दौरान अल्लाह ना करे मशीन जल ना जाए, चोरी ना हो जाए, इंश्योरेंस करवाना ये आपकी जिम्मेदारी होगी। मैंने कहा ठीक है, 5 साल इंश्योरेंस भी मुझे ही करवानी पड़ेगी, ये आप कहना चाह रहे हो? उसने बोला मशीन का जितना भी खर्चा है, रनिंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब आप बर्दाश्त करोगे। अब उसने एक और काम की बात बोली। उसने कहा देखो यार, 5 साल के दौरान ऐसा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि आपके पास काम वाम थोड़ा कम हो, आप आके रोते हुए मुझे इस तरह बोलो यार काम वाम है नहीं, मैं फिर भी बिला वजह में तुम्हारे पैसे मशीन के दिए जा रहा हूँ दिए जा रहा हूँ, कुछ तो ख्याल करो मेरा, पैसे कुछ माफ कर दो। मैं कोई माफी वाफी नहीं दूंगा, मैं तो अपने 60 लाख रुपए पूरे लूंगा, हर महीने लूंगा। फिर उसने एक और बात बोली, देखो मैं तो तुम्हें नई मशीन खरीद के दूंगा 50 लाख रुपए की 5 साल के लिए। हो सकता है इन 5 सालों के दौरान इन मशीनों का नया मॉडल बाद में मार्केट में आ जाए और ये मशीनें ऑब्सिलीट हो जाए, तो तुम आके मुझे कह सकते हो कि देखें सर, अब तो इस मशीन का नया मॉडल वो 30 लाख रुपए का आ रहा है, तो आप मुझसे क्यों बिला वजह 60 लाख रुपए ले रहे हो? मैं 30 लाख में नई मशीन ना खरीद लूं? तो हम इस बात पे कुछ नहीं सुनेंगे, हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तुम्हें 60 लाख पूरे पूरे ही देने पड़ेंगे। अगर ये मशीन ऑब्सिलीट हो गई और इसकी वैल्यू गिर गई, ये नुकसान हमारा नहीं होगा, ये नुकसान मिस्टर माजिद का होगा, उन्हें पूरे पैसे ही देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई अब एक बात और बता दो, 5 साल के दौरान ये मशीन इन्वेंट्री बनाकर देगी, प्रोडक्शन करके देगी, उन चीजों को बेच के मैं कमाऊंगा। 5 साल के दौरान मशीन से मैं कितना कमा सकता हूँ? उसका जितना कमाना है कमाओ, तुम्हारा मसला है, मुझे अपने 60 लाख से मतलब है। मैंने कहा दोस्त अब एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दो। उसने कहा बताओ। मैंने कहा ये बता दो, लीगली स्पीकिंग ये मशीनें होंगी किसकी?
ये मेरी मशीनें हैं या तुम्हारी मशीनें? तो सर मशीनें तो लीजिंग कंपनी की होगी। मैंने कहा क्यों? उसने कहा देखो ना यार, अगर ये मशीनें हम मिस्टर माजिद के नाम से खरीदें, लीगल डॉक्यूमेंट, और बाद में मिस्टर माजिद को इस्तेमाल करने के लिए दे दें, और मिस्टर माजिद पैसे भरना बंद कर दें, तो मिस्टर माजिद का क्या बिगाड़ लेंगे? मिस्टर माजिद तो बड़े आराम से बोल देंगे, और भाई ये मेरी मशीन है, तुम कौन हो लेने वाले? तो मशीनें तो लीजिंग कंपनी को अपने नाम पे रखनी पड़ेगी। मशीनें लीजिंग कंपनी की होगी, कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको इस्तेमाल करने के लिए देंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे कि हम आपको ये मशीनें यूज करने का राइट दे रहे हैं, राइट। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने कहा कुछ देर दो, जरा मैं सोच के बताता हूँ। मैं सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। मैंने फिर पूछा, मशीनें किसकी हैं? उसने कहा सर मशीनें तो हमारी हैं, कितनी बार बताएं? मैंने कहा गलत, ये मशीनें मेरी हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया है? हमारी हैं। मैंने कहा लीगली आपकी है, लीगली, इन सब्सटेंस हकीकत में ये मेरी मशीन है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा देखो, तुम इसके ओनर हो, तुम इसके ओनर हो, ठीक है? ये ओनर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एसेट की इंश्योरेंस करवाए। वो तो मुझसे करवा रहा हूँ। ये ओनर की जिम्मेदारी है कि वो रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप बर्दाश्त करे, लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस तुम करवाओ, वो खर्चा भी तो मुझ पे डाल रहा हूँ। मशीन ऑब्सोलीट हो गई, वैल्यू गिर गई, वो नुकसान भी मेरा। भाई मालिक तू है ना, नुकसान तू बर्दाश्त कर, मुझ पे क्यों डाल रहा है? मशीन आइडल कमा के नहीं दे रही, अबे तू मालिक है ना भाई, नुकसान तू बर्दाश्त कर। और सबसे बड़ी बात, तू मालिक है ना, तू रिवॉर्ड लेना, तू इससे कमाना, कमा मैं रहा हूं। तू कैसा मालिक है? सारे रिस्क तूने मेरे पे डाल दिए, एक ओनर वाले। तूने रिवॉर्ड मेरे पे डाल दिए, एक ओनर वाले। ठीक है तू भी कमा रहा है, तू 10 लाख रुपए कमा रहा है, 50 लाख इन्वेस्ट करके 60 लाख ले रहा है, लेकिन मैं जो कमाऊंगा वो 10 लाख से बहुत ज्यादा कमाऊंगा। मैंने कहा लीगली आप ओनर हो, इन सब्सटेंस मैं इसका ओनर हूं। अब ये लीज कौन सी लीज कहलाएगी? अब ये फाइनेंस लीज, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हमारे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो अपने लेसी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने लीज पर बहुत काम किया है, शायद यही वजह है मुझे टॉपिक पढ़ाने का मौका यहाँ पे दिया गया था। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं देखा जिसमें ये लिखा जाए कि भाई ये कोई फाइनेंस लीज का कॉन्ट्रैक्ट हमारे दरमियान तय पाया। ऐसा भी नहीं होता ये कोई ऑपरेटिंग लीज का कॉन्ट्रैक्ट हमारे दरमियान तय पाया। प्रैक्टिकल लाइफ में जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बिटवीन मिस्टर ए एंड बी अंडर फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, अब इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझो। मान लो मुझे एसिड लीज पे चाहिए थे, मैं किसी लीजिंग कंपनी के पास पहली बार गया। उन्होंने पूछा, हाँ भाई लीज पे एसिड लेने के लिए आयो, क्या IFRS 16 पढ़कर आयो? मैंने कहा नहीं, और मुझे तो पता भी नहीं ये IFRS क्या होते हैं, 16 तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। उसने बोला यार लोग IFRS पढ़ते नहीं है, मुंह उठा के चले आते हैं एसिड लीज पे मांगने के लिए। मुझे तो आ गया गुस्सा। मैंने बोला देख भाई, ना मैंने कोई IFRS पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अकाउंटिंग नहीं जानता, और ना मैं पढ़ूंगा, लेकिन सच बोल रहा हूँ, एसिड तो मैं लीज पे लेके जाऊंगा। मैंने कहा चल तू बता, तू ऐसा क्या बोलने वाला है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा? उसने कहा ठीक है सुनता जा तू अब। उसने कहा 50 लाख की मशीनें 60 लाख लेंगे। मैंने कहा दे देंगे। उसने कहा 5 साल एसिड यूज करने का राइट देंगे। मैंने कहा 5 साल बहुत है हमारे लिए। उसने कहा 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मैंने कहा ठीक है मुनासिब है। उसने बोला हर महीने 50,000 रुपये देने होंगे। हमने कहा दे देंगे। उसने कहा इंश्योरेंस तुम करवाना। हमने कहा करवा लेंगे। उसने कहा रिपेयर एंड मेंटेनेंस तुम करवाना। हमने कहा करवा लेंगे। कह रहे ऑब्सोलीट हो गए, पैसे गिर गए, रोते हुए नहीं आना। हमने कहा नहीं आएंगे, जितना कमाना है कमा लो। हमने कहा कमा लेंगे, तुमसे पूछेंगे भी नहीं। उसने कहा सारी बातों पे एग्री करते हो? मैंने कहा एग्री करता हूँ। कर लूँ कॉन्ट्रैक्ट? मैंने कहा कर लो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा बिला वजह कह रहे थे। मैंने कहा तुमने ऐसी कोई बात ही नहीं बोली है मेरी समझ में ना आए। चल भैया, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक कॉपी कॉन्ट्रैक्ट की मैं भी लेके अपने ऑफिस में आ गया।
ऑफिस में आके बैठा था कि मेरे अकाउंटेंट साहब आ गए। उन्होंने आके पूछा, सर आप वो लीजिंग कंपनी के ऑफिस गए थे मालूमात करने, तो क्या हुआ? मैंने कहा बेटा सारी मालूमात भी कर ली, बातें मेरी समझ में भी आ गई, और मैं कॉन्ट्रैक्ट करके भी आ गया। मैंने कहा, उसने कहा तो मेरे बगैर कर कर आ गए? तो तुम्हारी जरूरत ही कभी नहीं पड़ी उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसी कोई बात ही नहीं थी मैं तुम्हारे को फोन करता। सब बातें मेरी समझ में आ गई थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है सर, बस एक बार बता दें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर कर आए, फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज? अब मैं खामोश। मैंने कहा कसम ले लो, वो पूरी हमारी कन्वर्सेशन में ये वर्ड तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हमारे अकाउंटेंट ने बोला, सर आप छोड़े, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मुझे दिखाएं। उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। उसने बोला, सर आप फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट कर कर आए। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है दिखाओ। कहने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है, आप ना सिर्फ एसिड को यूज करने का राइट लेकर आए, बल्कि एक ओनर वाले रिस्क एंड रिवॉर्ड भी लेकर आए। इसमें लिखा हुआ ये है, एक ओनर के जो बड़े बड़े रिस्क हैं, एक ओनर के जो बड़े बड़े रिवॉर्ड हैं, वो आप साथ में लेकर आए। और हमारी अकाउंटिंग ये कहती है, जब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तय पाता है उसे हम फाइनेंस लीज कहते हैं। देखो ये फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, ये नाम प्रैक्टिकल लाइफ ने नहीं रखे, ये नाम स्टैंडर्ड ने रखे। हमारा स्टैंडर्ड कहता है पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए दोनों पार्टी के दरमियान, फिर तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को पहचान लो कि तुमने फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट करा है या ऑपरेटिंग लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो इस आईएएस में लीज की दो क्लासिफिकेशन है, फाइनेंस लीज भी हो सकती है और ऑपरेटिंग वाली लीज भी हो सकती है। नए स्टैंडर्ड में लेसी की सेहत पे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज, लेसी ने एक ही अकाउंटिंग करनी है, सेम अकाउंटिंग करनी है। यानी अगर मैं लेसी हूं, फाइनेंस लीज पे लाऊंगा जब भी मैंने वही काम करना है, ऑपरेटिंग लीज पे लाऊंगा जब भी मैंने वही काम करना है। लेकिन अगर मैं लेसर हूं, लेसर, फाइनेंस लीज पर दूंगा तो काम मैंने कुछ और करना है, ऑपरेटिंग लीज पे दूंगा तो काम मैंने कुछ और करना है। समझ में आ गया बेटा? अच्छा समाजिद, अगर हमारे एग्जाम के सवाल में हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पहचानेंगे कैसे कि वो फाइनेंस लीज का कॉन्ट्रैक्ट है या ऑपरेटिंग लीज का कॉन्ट्रैक्ट है? इससे बेटा पहचानने की कुछ कंडीशन होती है, इससे पहचानने की कुछ इंडिकेशन होती है। स्टैंडर्ड के अंदर पैरा नंबर 61 निकालो, पैरा नंबर 61। पैरा नंबर 61 के ऊपर हेडिंग आ रही है लेसर, और फिर हेडिंग आ रही है क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेस। A lessor shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease. लेसर को चाहिए वो अपनी हर लीज को क्लासिफाई करे, क्या वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। किसको चाहिए? सिर्फ लेसर को पहचानना है, लेसी को नहीं पहचानना है। इसके बाद उसने डेफिनेशन रिपीट करी पैरा 62 में। A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risk and rewards incidental to ownership of an underlying asset. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risk and rewards incidental to ownership of an underlying asset. वही दोनों डेफिनेशन रिपीट हुई हुई है कि लीज को फाइनेंस लीज मान लेना चाहिए अगर सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, ऑपरेटिंग लीज मानना चाहिए अगर ट्रांसफर ना हो। पैरा 63 को देखो, whether a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the form of the contract। आ गया वही वर्ड। ये देखने के लिए कि ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, हमें कॉन्ट्रैक्ट का क्या देखना चाहिए? सब्सटेंस देखना चाहिए, बजाय हम उसकी फॉर्म देखने बैठ जाएं, लीगल फॉर्म देखने बैठ जाएं। तो लीगल फॉर्म नहीं देखनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट तय पाया है दो पार्टी के दरमियान, उस कॉन्ट्रैक्ट के सब्सटेंस के मुताबिक अकाउंटिंग करनी है। आगे लिखा हुआ है
example of situation that individually or in combination would normally lead to a lease being classified as a finance lease are. सर ये एग्जाम्पल हैं उन सिचुएशन की जो इंडिविजुअली या इन कॉम्बिनेशन हमें ये बताते हैं कि ये लीज फाइनेंस लीज है या नहीं। यानी इनमें से अगर कोई एक बात भी पूरी हो जाए इंडिविजुअली, जब भी लीज को क्या मान लेना, फाइनेंस लीज मान लेना। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ हो जिसमें एक से ज्यादा कंडीशन पूरी हो जाए, फिर तो और कंक्लूसिव एविडेंस है, ठीक है, कि लीज कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज है। पहले इसमें 5 कंडीशन लिखी हुई है, ABCDE। इन 5 में से कोई ना कोई कंडीशन नॉर्मली मैच हो जाती है तो लीज फाइनेंस लीज बन जाती है। फिर आगे पैरा के बाद इसके अंदर 64 में 3 कंडीशन और दी हुई हैं। जो पहले 5 दी हुई हैं वो है प्राइमरी कंडीशन, और जो 3 और दी हुई हैं वो है सेकेंडरी कंडीशन। हो सकता है इन 3 में से भी कोई बात पूरी हो जाए, उस वक्त भी लीज को क्या मान लेना, फाइनेंस लीज मान लेना। जब बेटा हम किसी सवाल को सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें इन पैराग्राफ को लगाना पड़ता है। सवाल में लिखा हुआ नहीं होता कि ये फाइनेंस लीज का सवाल है या ऑपरेटिंग लीज का सवाल है। हमें सवाल में जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन दी जाते हैं वो पढ़ने के बाद समझना पड़ता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस लीज वाला हो रहा है या ऑपरेटिंग लीज वाला हो रहा है। अगर फाइनेंस लीज वाला है तो फिर फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग करके दिखाओ, अगर ऑपरेटिंग लीज वाला है तो ऑपरेटिंग लीज वाली अकाउंटिंग करके दिखाओ। समझ में आ गया सबके बेटा? लेकिन ये पहचानना किसने है, लेसी ने या लेसर ने? ये सिर्फ लेसर ने पहचानना है, लेसी ने नहीं पहचानना है। पैराग्राफ में लिखा था लेसर शेल क्लासिफाई, लेसर ने फर्क करना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो करके बैठा हुआ है वो फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है या ऑपरेटिंग लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है। लेसी ने उसको एक ही तरह से प्रेजेंट, देखो पहली बात समझो, आप लेसी हो मैं लेसर हूँ। तुम क्या करते हो इससे मुझे क्या मतलब है, मैं क्या करता हूँ तुम्हें क्या मतलब है? मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ, तुम अपनी फाइनेंस बनाओ, और दोनों बनाएंगे IFRS के तहत। उस IFRS में तुम्हारी जो भी अकाउंटिंग है तुम करो, मुझसे क्यों पूछते हो? और जो मेरी अकाउंटिंग है वो मुझे करने दो, मेरे मामले में दखलंदाजी क्यों करते हो? तो हम दोनों एक दूसरे को बता के नहीं, भाई ऐसे नहीं, हाँ भाई क्या लग रहा है, उसने कहा फाइनेंस दी, इसने कहा मुझे भी लग रहा है फाइनेंस दी। भाई तुझे जो लगता है तू कर, मुझे क्यों बता रहा है? और मुझे जो लगता है मुझे करने दे, मैं तुझे नहीं बताऊंगा भाई। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? ठीक है बेटा, अब कल तो क्लास हमारी नहीं है, इंशाल्लाह अगर परसों क्लास लगती है तो इन्हीं बातों को फिर मजीद आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? खोल लो क्वेश्चन, चैट खोल लो, इसको भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जी, दो या दोनों में उस, हाँ क्या है भाई? बस ठीक है, बंद कर दो। सर जी सवाल आया है, सर क्या एसेट लीज के दौरान लेसी को सेल किया जा सकता है और बाद में क्या होगा? जवाब मैं देता हूँ, अल्लाह जाने क्या होगा। देखो, सवाल आपका वैलिड है, लेकिन मेरा जवाब उससे भी ज्यादा वैलिड है। मैंने बड़ा बड़ी हिकमत वाली बात बोली। आपने कहा सर माजिद क्या सेल कर सकता है? हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये राइट भी है ले लो। सर क्या बाद में ओनरशिप लेसी की हो जाएगी? अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है तो आपकी हो जाएगी, और नहीं लिखा हुआ तो आपसे मशीन वापस ले लूंगा। आप नहीं समझ रहे इस चीज को। हम एक कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कर रहे हैं, दो पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट किन टर्म्स एंड कंडीशन पे डिसाइड होगा हमें भी नहीं पता। हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे उसमें लिखा होगा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल बाद मशीन तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। चलो, फिर अकाउंटिंग भी वो यही सोच के करेंगे। कभी लिखा होगा 5 साल बाद मशीन तुमसे वापस ले लूंगा, अगर ये लिखा हुआ है तो अकाउंटिंग में इसके हिसाब से करो। मैं तुम्हें ऐसे खरीदने का राइट दे रहा हूँ, चाहो तो बीच में खरीद भी सकते हो, है, उसके मुताबिक अकाउंटिंग करो। मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं, खरीदने का राइट नहीं दे रहा, अकाउंटिंग उसके मुताबिक करो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा बस उसके मुताबिक हमें अकाउंटिंग करके दिखानी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है जो मर्जी है तुम करो,
जब उस कॉन्ट्रैक्ट को ढालोगे आईएफआरएस के अंदर, तो अकाउंटिंग से वही कर सकते हो जो आईएफआरएस 16 में अलाउ है। अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें आईएफआरएस नहीं पढ़ना, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग करने के लिए हमें आईएफआरएस पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है जवाब बेटा, समझ में आई बात आपके? आप थोड़ा लेट हो गए थे, आपका जो सवाल था उसका जवाब मैं सुबह दे दिया था मैंने आधी क्लास के अंदर। ये आईएफआरएस फिर की सब चीजें क्या है, ठीक है, थोड़ी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। यह है, बिल्कुल होता है, यह है। वही चीज है, मतलब सिक्योर लोन ट्रांजेक्शन, हम सिक्योरिटी रखवा रहे हैं। जी। तो वहां से मीटिंग एंड कर दीजिए, मीटिंग एंड कर दीजिए।